साथियों जय हिंद। मित्रों आइए छोटे से क्लास में भारतीय संविधान का अध्ययन किया जाए। मित्रों भारतीय संविधान के इस क्लास में हम अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। वैसे भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 395 अनुच्छेदों में से हम टॉप 100 अनुच्छेदों की बात करेंगे, टॉप 100 अनुच्छेदों की बात करेंगे जो कहीं न कहीं से आए दिन किसी न किसी जो वनडे एग्जाम है वहां आते रहते हैं। तो आइए हम टॉप 100 अनुच्छेदों का अध्ययन करें और क्रमवार आप एक स्टेप बाय स्टेप बात को समझते जाएंगे और तैयार होता चला जाएगा। मित्रों देखिए, इस कड़ी में सबसे जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1। उसके बाद साथियों अनुच्छेद आता है नंबर 5 से 11। 5 से 11 के मध्य नागरिकता का उल्लेख किया गया है और आपको बताना चाहेंगे इसी में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कई बार जो संशोधन हुए हैं सब आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। अब साथियों उसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 ये मूल अधिकारों से संबंधित है और जो 1235 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया, इसमें से 14 विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 जो बहुत पूछता है, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में धर्म मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 बहुत पूछता है, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17 इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में इसकी चर्चा होती है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, शिक्षा चिकित्सा को छोड़कर बाकी भारत में किसी भी तरीके की उपाधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा साथियों। उसके बाद आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता, वाक आदि की स्वतंत्रता, जिसमें कहीं बसने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं निवास करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और लिखने की स्वतंत्रता, ये तरह की कुल 6 स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त हैं किसके अंतर्गत, 19 के अंतर्गत। इसको आप पॉइंट करेंगे। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, अगर आप किसी भी मामले में सजायाफ्ता हैं या जेल में हैं या अपराधी हैं तो आप मनपसंद वकील कर सकते हैं, आप अपने बचाव को रख सकते हैं। तो ये सब चीजें उसमें देखिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप अपने जो है जान माल को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए आपको आर्टिकल 21 में आपको विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21 का इसको बाद में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई। साथियों ये राइट आपको मिल गया है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध। देखिए मित्रों स्थिति बनती क्या है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को कभी भी उठाकर जेल में डाल देती है। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी बात कही गई है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम पर रोक। ध्यान आपको देना है कि मानव के दुर्व्यापार, मनुष्य का जो व्यापार था, मनुष्य का क्रय विक्रय था, इसको रोक दिया गया। और बलात्श्रम, आप किसी भी व्यक्ति से निःशुल्क या बिना पैसे के आप कोई काम नहीं करवा सकते। कुल मिलाकर एक शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है, वह है बेगारी। आप बेगारी किसी से नहीं करवा सकते आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 बालकों को नियोजन में प्रतिबंध। देखिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में आप नहीं लगा सकते, आर्टिकल 24 कहता है। अगर आप किसी भी बच्चे को, बालक को 14 वर्ष की कम उम्र है और उसको आप अगर किसी भी आर्थिक नियोजन यानी किसी कंपनी कारखाने में रखते हैं तो आप इसके लिए सजा
के हकदार होंगे। आर्टिकल 25 अंतःकरण व धर्म को आबाद रूप से मनाने की स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसमें जो है 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है, 26 करों से मुक्ति की बात करता है, 27 मनाने की बात करता है, 28 जो है किसी धार्मिक संस्थान में किसी जो है सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाने की बात करता है, आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। माइनॉरिटीज की जो उस समय संख्या थी उसको देखते हुए उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया। किसके तहत? 29-30 के तहत। साथियों आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इसके तहत 5 रिटें जारी की जाती है, वो भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय, 2 न्यायालय 5 रिटें जारी करके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। संवैधानिक अधिकारों की आप रक्षा की जाती है। आर्टिकल 35 नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। मित्रों ध्यान देंगे, नीति निर्देशक तत्व 35 से 51 के मध्य स्थित हैं और ये आयरलैंड के संविधान से उद्भूत हैं। ऐसे कह लीजिए कि भारत की संसद के लिए नीति निर्देशक तत्व एक खजाने की तरह हैं। जब चाहेगा संसद यहाँ से सुविधाएं यहाँ से ले सकता है, यहाँ से मार्गदर्शन ले सकता है। एक तरह से रिजर्व बैंक का काम करता है कौन? नीति निर्देशक तत्व, जो 35 से 51 के मध्य स्थित है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसमें आप 29 का जहां पूछने वाली जो ज्यादा समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता ये प्रदान करने की बात करेगा। संसद इसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ ऐसा संसद प्रयास करेगा। ग्राम पंचायतों की स्थापना आर्टिकल 40, ध्यान देंगे। आर्टिकल 41 काम शिक्षा को लेकर सहायता, यानी काम शिक्षा लोक सहायता प्रदान करने की बात करेगा कौन? भारतीय संसद, भारत की सरकार ऐसा प्रयास करेगी। समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। देखिए समान सिविल संहिता के लिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा संघर्ष किया था। यद्यपि अभी भी ये पूरी तरह से लागू नहीं है, फिर भी उसका काफी मात्रा में जो है इसका प्रयोग हुआ है, ताकि समानता काफी व्यापक पैमाने पर समानता आज आई है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्रदान करने की बात कही गई है। इसके अंतर्गत डीपीएसपी के तहत कही गई है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत कही गई है। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल शिशुत्व की बात करता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 45 45 के अंतर्गत। उसके बाद 48 ए पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है 48 क के तहत। उसके बाद आर्टिकल 50 आता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की बात कही गई है आर्टिकल 50 के तहत। यानी सरकार ऐसा प्रयास करेगा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए, थोड़ा सा उनमें दूरी रहे, उनके अलग अलग काम हैं, उनके अलग अलग अधिकार हैं, सबको क्या किया जाए, एक सर्टिफाइड करने का काम किया जाए। और लास्ट में मित्रों आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करने का, यानी कहने का मतलब इंटरनेशनल भारत की विदेश नीति कहाँ पे है? भारत की विदेश नीति 51 का में है। तो इसके बाद हम आगे आपसे चर्चा करेंगे 52 और आगे के आर्टिकलों में। साथियों आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 51A यानी 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। साथियों भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं 52 में। 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। ध्यान देंगे 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। और साथियों आगे 60 आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा लिया जाने वाला शपथ। ध्यान देंगे विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप वो अनुसूची 3 में है,
लेकिन यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है, इसके लिए आर्टिकल की व्यवस्था की गई है। अनुसूचियों में इनका कोई उल्लेख नहीं है। उसके बाद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, ध्यान देंगे 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। आपको बताना चाहेंगे कि महाभियोग, राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो महामहिम के रूप में जाना जाता है, इसलिए जब भी राष्ट्रपति पर अगर कोई मामला बनता है तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी, यानी 61 के तहत महाभियोग लगाया जाएगा। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ध्यान देंगे आगे 72, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। साथियों, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो सजा मिलती है, चाहे वो फांसी की सजा हो, चाहे उम्र कैद की सजा हो, चाहे उसे कई वर्षों का कारावास हो, इसके लिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर उसकी सजा को कम कर सकता है, सजा मुक्त कर सकता है, सजा को बदल सकता है। ये किस आर्टिकल के तहत? 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत वो सजा को क्या कर सकता है? बदल सकता है, कम कर सकता है, खत्म कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद की संरचना, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी और आर्टिकल 79 संसद का गठन, आर्टिकल 80 में साथियों आपको बताना चाहेंगे 80 में जो है राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। ये साथियों इतने आर्टिकल आप इनका क्रम बाय अध्ययन करेंगे, और जब क्रम बाय क्रम सीढ़ी की तरह बैठाते चले जाएंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको केवल सूझबूझ बनाना है बस। 100 के तहत ध्यान देंगे, आर्टिकल 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। देखिए, जब भी किसी भी मामले में अगर राज्यसभा और लोकसभा में अगर बराबर के मत आते हैं, या लोकसभा में ही पक्ष और विपक्ष के अगर बराबर के मत आते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना वीटो मत, निर्णायक मत का प्रयोग करता है। वो आर्टिकल किसके तहत? 100 के तहत। आर्टिकल 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अगर किसी भी संवैधानिक मामले में कोई समस्या अगर बनती है तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और इस संयुक्त बैठक को बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। और इस संयुक्त संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत। 110 में धन विधेयक है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। आर्टिकल 112 में बजट की व्यवस्था की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट 112। 113 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ध्यान देंगे साथियों, अध्यादेश की व्यवस्था पूरे विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, बल्कि केवल और केवल भारत के संविधान में अध्यादेश की व्यवस्था है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे, अगर जब भी संसद के दोनों सदन अगर सत्रावसान में हो, कार्य में न हो, तो ऐसी स्थिति में कोई मामला बनता है देश के लिए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी अल्पकालीन कानून बनाने का काम करता है। जब विधायिका काम न कर रही हो तो कार्यपालिका कुछ समय के लिए कानून बना सकती है, इसी को अध्यादेश कहा जाता है। साथियों, आर्टिकल कितने? आर्टिकल 123 123 कहां पे है? अध्यादेश। इस बात को ध्यान देंगे। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, ये किसके तहत है? 124 के तहत। ध्यान रखेंगे, एकीकृत न्यायपालिका हिंदुस्तान में है, और एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था कौन करता है? आर्टिकल 124। आगे बढ़ेंगे साथियों, 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय अपने आलोचना के लिए किसी को दंडित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों को साक्ष्यात्मक रूप में रख सकता है, साक्ष्य के मूल्य के रूप में रख सकता है, उसको कहते हैं आर्टिकल 129। आर्टिकल 137 में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायालय अपने ही आदेशों को दोबारा जो है उसका अध्ययन करने के लिए, या अगर व्यवस्थापिका अगर कोई कानून बनाती है, उसको न्यायालय को लगता है कि कहीं से ये मिस है, तो उसको जो है वो निरस्त कर सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था इसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास। ध्यान देंगे 148 भारत का
नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, और ये किसके तहत है? 148 के तहत। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ से स्टेट शुरू हो जाता है साथियों। प्रोविंशियल शासन की व्यवस्था यहाँ से 155 से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल द्वारा क्षमादान, राज्यपाल भी क्षमादान की शक्ति रखता है साथियों, लेकिन राज्य सूची वाले मैटर पर ध्यान देना है आपको, केंद्र सूची से उसका कोई रिलेशन नहीं है। 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, स्वविवेक के आधार पर भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। स्वविवेक के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक का प्रयोग करता है। 165 राज्य का महाधिवक्ता, ध्यान देंगे आपको, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है, इसको कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता। 169 में राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद मित्रों राज्य विधानसभा की दया दृष्टि पर बनता है। जब चाहे राज्य विधानसभा विधान परिषद को नष्ट कर सकती है, सृजन कर सकती है। इसके लिए केवल और केवल एक जिम्मेदार है, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा जब चाहेगी विधान परिषद का गठन करेगी, राज्य विधानसभा जब चाहेगी विधान परिषद को हटा के फेंक देगी। 213 ध्यान देंगे, 200 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है। कहाँ? जब राज्य विधानमंडल सत्र पे न हो या सत्र उसका न चलता हो, ऐसी स्थिति में राज्य की जो कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। वह कुछ समय के लिए कानून बना सकता है, इसको कहा जाता है राज्यपाल का अध्यादेश। यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके किसके पास है? वो है 123 के तहत राष्ट्रपति के पास और 213 के तहत किसके पास? राज्यपाल के पास। तो ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बात बनती चली जाएगी। 1 2 3 देखिए अंक मिल रहे हैं अध्यादेश में। आप ट्रिक भी बना सकते हैं, लेकिन सूझबूझ बनाइए, ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस स्टेप को उसको समझिए। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 214 के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था या राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गई। एक राज्य और एक केंद्र शासित के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यानी 214 के तहत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया आर्टिकल 214 के तहत। आगे आप ध्यान देंगे आर्टिकल 215 राज्य यानी उच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होना। ध्यान देंगे उच्चतम न्यायालय ही केवल अभिलेखी न्यायालय नहीं होगा, बल्कि उच्च न्यायालय भी अभिलेखी न्यायालय होंगे। उसके बाद 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय भी रिटें जारी करेगा। क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय भी संविधान का प्रहरी है, संविधान का रक्षक है। 243 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन की बात कहेगी। 243 के तहत नगर पालिका परिषद के गठन की बात कहेगी। ध्यान देंगे 243 के तहत ही भारत के संविधान का भाग 9 और 9 का 243 के ही तहत है, जिसमें ग्राम पंचायत के गठन, उसकी कार्यशैली, उसके अधिकार, इन तमाम सब इसी में इंक्लूड किए गए हैं। 249 के तहत राज्य सूची के विषयों को राज्यपाल अगर देश हित का विषय है तो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ये कहाँ पे है? ये आर्टिकल 249 के तहत है, इस बात को आप ध्यान रखें। 280 वित्त आयोग का गठन, प्रत्येक हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ध्यान देंगे साथियों। 300 का जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में था, जब उसको हटाया गया तो उसे 300 का के तहत अब विधिक अधिकार बनाया गया और कहाँ रखा गया? 300 का में। आइए 312 यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था कहाँ पे है? आर्टिकल 312 के तहत। और आपको बताना चाहेंगे 315 के तहत राज्य सेवा आयोग और संघ सेवा आयोग
की व्यवस्था की गई, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 324 इसके तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई साथियों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की व्यवस्था 324 भाग 18 के तहत। आपको आगे बताना चाहेंगे साथियों, आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार, ये कहाँ पे है? आर्टिकल 326 में है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो वह, और उसका नाम जो है निर्वाचक जो सूची है अगर उसमें है तो वह मत दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक राजनीतिक अधिकार एक तरह से आर्टिकल 326 के तहत काम किया जाता है। आइए आर्टिकल 338 ध्यान देंगे, आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एससी कमीशन और एसटी कमीशन की व्यवस्था आर्टिकल 338 में की गई। और आर्टिकल 340 में पिछड़ा आयोग की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। तब किसमें? आर्टिकल 340 में। ये सब प्रश्न ट्रेंडिंग है, ये आने वाले क्वेश्चंस हैं, आप इन पर थोड़ा सा फोकस बना लेंगे तो बात बन जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 343 में संघ की भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, यानी ये कह लीजिए कि भारतीय संविधान में हिंदी को क्या दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 343 में इसकी व्यवस्था की गई, आप इसका अध्ययन करिए साथियों। इसमें जो है कुल इस समय 22 भाषाएं हैं जो संविधान में पंजीकृत हैं। आप एक करके अध्ययन करेंगे। 344 में राजभाषा आयोग साथियों। 350 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में, ये बहुत बड़ी बात संविधान के तहत कि कोई भी बालक कहीं से भी हो उसकी प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बात को समझेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये बालकों के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर कोई भाषा थोपी न जाए, बाद में बड़ी होने पर उसकी व्यवस्था अलग होगी, लेकिन उसकी प्रारंभिक जो देखरेख है उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। आप साथियों आगे देखेंगे आर्टिकल 352, देखिए 352 से 360 तक ये आपातकाल की व्यवस्था का प्रावधान है भारत के संविधान में। 352 में राष्ट्रीय आपात, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। ये 3 आर्टिकल विशेषकर पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आपात में युद्ध, वायु आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, अगर ये 3 स्थिति बनती है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर। 356 ये किसी अगर राज्य का संवैधानिक स्ट्रक्चर अगर डिफेक्ट होता है, संवैधानिक ढांचा अगर बिगड़ता है तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा आर्टिकल 356 के तहत। और 360 के तहत वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई। और 368 साथियों अंतिम हम आप चलते हैं लेकर 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। अब देखिए इसके बाद 370 बहुत पूछा जाता था, उसको हटा दिया गया। 370 जम्मू कश्मीर का संविधान। इसके बाद साथियों आप देखेंगे तो ये हमने कहा आपको टॉप 100 की बात करेंगे, हमको लगता है हमने इसको 90 तक समेट दिया, यानी 100 आपके पास ऐसे आर्टिकल्स है जो किसी न किसी एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे जाते रहते हैं, आपसे इनकी भेंट होती रहेगी। आप एक को ध्यान देंगे, इस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 20 मिनट का जो वीडियो है आप देखेंगे, एक आर्टिकल को स्टेप बाय स्टेप रखा गया है। आप इनका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद एक बार इसको आप थोड़ा सा दिमाग में दौड़ाएंगे और भाग पर अगर ध्यान दे लेंगे तो आपको आर्टिकल ऑटोमेटिक खटाखट आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे और याद हो जाएगा। जय हिंद साथियों।